चाहिए, लेकिन कितनी छोटी छोटी चीजें होती है जिसकी जो हम इग्नोर करके चलते हैं, या हमारे घर वाले भी हमको बताना भूल जाते हैं, या वो इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं कि इसकी क्या जरूरत है, ईमेल अकाउंट की क्या जरूरत है, उसके पासवर्ड की क्या जरूरत है, बैंक अकाउंट डिटेल्स की क्या जरूरत है, शॉपिंग साइट्स की पासवर्ड की क्या जरूरत है, या कितनी सारी चीजें हैं जो हम वो बताना इम्पोर्टेंट नहीं समझते या हम पूछना इम्पोर्टेंट नहीं समझते। तो हमने ये पता कर लिया है कि ये सारी चीजें एक बार नोट डाउन करके रख लो तो हमारी लाइफ बहुत इजी जा सकती है आगे। वी कैन फील मोर सिक्योर, मोर सेफ, मोर कॉन्फिडेंट, राइट। सो हम जानकारी पता कर ली, फिर हमने फाइनेंशियल गोल्स के बारे में पता कर लिया कि फाइनेंशियल गोल्स कैसे सेट करते हैं, कैसे हमने बाइफर्केट करना चाहिए लॉन्ग टर्म गोल्स को और शॉर्ट टर्म गोल्स को। शॉर्ट टर्म गोल्स जो हमको 1-2 साल में कंप्लीट करने, और लॉन्ग टर्म गोल्स जो हमको आगे आने वाले टाइम में 7-8 साल में या 15 साल में करने हैं। तो लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए हमको ज्यादा कॉन्स्टेंटली सेविंग करना बहुत जरूरी है, सो दैट वो अफेक्ट नहीं हो। वो अफेक्ट होंगे तो हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स या हमारी लाइफस्टाइल अफेक्ट हो जाएगी। तो लॉन्ग टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स थोड़ा सा बाइफर्केट कर लें, तो उसके बाद में हम जाते हैं हमारे बजटिंग पे। तो गोल्स को अचीव करने के लिए बजट करके हमने क्या किया, हमने पता किया कि हाउ मच वी कैन सेव थ्रू आवर मंथली बजट, राइट। हमें पता चला कि हम हमारे बजट के थ्रू सेव कर सकते हैं या नहीं, और वो सेविंग हमारे गोल अचीव करने में काम करेगी या नहीं करेगी। यस। तो हम थोड़ा सा बजट भी कम ज्यादा कर लेना चाहिए, या बजट को थोड़ा सा अगेन सुपरवाइज कर लेना चाहिए, फिर से चेक कर लेना चाहिए बजट बराबर बनाया है या नहीं बनाया। अब तक हमने कल तक की हमारा ये डिस्कशन था। यस। अब हम आगे जाते हैं किस चीज के लिए, बूस्ट आवर सेविंग। ठीक है, चलो अभी सेविंग डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक टैगलाइन बता देती हूँ। When you educate a man, you educate a human being. आप जब एक पुरुष को एजुकेट करते हो तो एक ह्यूमन बीइंग को एजुकेट करते हो, बट व्हेन यू एजुकेट अ वुमन, यू एजुकेट एंटायर फैमिली, एंटायर सराउंडिंग एंड मेनी मोर। समझा? यानी जब आप महिला को एजुकेट करोगे तो आप पूरे फैमिली को एजुकेट करते हो, उनके सराउंडिंग्स को, या और भी जहां जहां पे वो जाएगी सारी जगह वो अपना एजुकेशन स्प्रेड करेगी, या उसे जो भी नॉलेज है वो स्प्रेड करेगी। ठीक है, ये तो हम पहले अभी जब तक महिलाएं पढ़ना नहीं जानती थी ना तब तक के लिए ये फ्रेज चलता था। अब हम सब पढ़ लिख तो लिए हैं और हमारी पढ़ाई के कारण हमारे बच्चों को भी बेनिफिट हुआ है एंड सराउंडिंग्स को भी। नाउ दिस इज एप्लीकेबल अबाउट योर फाइनेंशियल लिटरेसी, क्योंकि एक एक स्टेप ना जमाना बदलते जाता है तो सिर्फ पढ़ाई पे नहीं आके अटकेंगे। अब फाइनेंशियल लिटरेसी शायद कल जाके और कुछ टाइप की लिटरेसी हो जाए। So we need to get such type of literacy to educate our whole family, correct? अपनी फैमिली या अपनी सराउंडिंग में भी ये जानकारी हम स्प्रेड जितने अच्छे से कर सकते हैं एक मैन नहीं कर सकेगा। जेंट्स लोगों में इतनी आदत भी नहीं होती है डिस्कशन करने की, ना स्प्रेड करने की, वो अपने तक के रखते हैं और उनका काम खत्म हो जाता है। हमें पता होता है तो हम अच्छे से समझाते हैं, या यही हैबिट हम इनकलकेट करते हैं हमारी फैमिली में। ठीक है, सो विल स्टार्ट आवर सेशन फ्रॉम द सेविंग थिंग। क्या होता है सेविंग? फ्रेज सुना होगा ना, मनी सेव्ड इज मनी अर्न। जो भी आपने सेव किया है वो समझ लो तुम्हारी अर्निंग है, इसीलिए हम इतना वर्क करते हैं, सेव करना है वगैरह वगैरह। चलो हमने अर्न नहीं किया, खुद से नहीं कमा रहे, लेकिन एटलीस्ट हम सेव कर रहे तो इट इज योर अर्निंग, करेक्ट। तो सेविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक स्टोरी बताती हूँ। सुधा मूर्ति का नाम सुना है आपने? अच्छा, नारायण मूर्ति का नाम सुना है? छोड़ दो, इन्फोसिस का नाम सुना है? बहुत फेमस है इन्फोसिस तो। यस, इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति, ये 30-40 साल पुरानी बात है। वो क्या पहले से बहुत इंटेलिजेंट थे एंड वेरी मच इनटू दिस टेक्नोलॉजीज एंड ऑल, बट एजुकेशन खत्म होने के बाद में उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, क्योंकि बहुत क्रिएटिव थे। उनको पता था कि इसमें बिजनेस करेंगे तो काफी ग्रोथ मिलेगी एंड अच्छा वो कुछ कर सकते हैं। उनका माइंड वैसे चल रहा था। सो ये स्टार्टेड बिजनेस, बट अनलकीली उनका बिजनेस फेल हो गया। अगेन ही स्टार्टेड वन मोर बिजनेस, फिर से उनका बिजनेस फेल हो गया। 2 बिजनेस उनके फेल हुए। थर्ड टाइम क्या हुआ है, बिजनेस उनके पास आइडियाज थी बहुत अच्छी अच्छी, बिकॉज वो इतने ज्यादा इंटेलिजेंट थे और उन्हें पता था कि आगे मार्केट कहाँ पे जाने वाला है। आइडियाज तो बहुत अच्छी थी, बट अब फंड नहीं थे, बिकॉज 2 बार बिजनेस फेल हो गए तो पूरा पैसा चला गया। बैंक लोन देने तैयार नहीं। अब करे कैसे? सो ही डिसाइडेड कि शुड स्टार्ट डूइंग जॉब।
जॉब करते हैं तो तुम्हारे पास लिमिटेड एक्सपोजर होता है और लिमिटेड एक्सप्लोर कर सकते हो, तुम तुम्हारी क्रिएटिविटी पूरी यूज नहीं कर सकते हो, राइट, टैलेंट पूरा यूज नहीं कर सकते। बट अब ऑप्शन नहीं था तो उन्होंने सोचा चलो अब जॉब ही करते हैं। सो सुधा मूर्ति उनकी जो वाइफ है, उनसे उनका डिस्कशन हुआ कि नाउ आई डोंट हैव एनी मनी, सो आई हैव टू स्टार्ट डूइंग जॉब। तो सुधा मूर्ति ने उनको अपने पास से अपनी सेविंग के उस टाइम के 11 या 15,000, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट अमाउंट, इतना कुछ दिया कि अगर ये आपको बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प करता है तो प्लीज टेक इट एंड इन्वेस्ट इट इन वॉट एवर बिजनेस यू वॉन्ट टू स्टार्ट। ओके, कितना 11-15,000, 40 साल पहले की बात है, तो समझ लो आज के 1 लाख रुपए कुछ होंगे। अब उनको छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना था, वो 1 लाख के भरोसे बैंक ने भी थोड़ा सा और लोन दे दिया। They started the business named Infosys, company named Infosys. और आज आपको पता है Infosys is one of the most famous company in the world, not only in the India, in the world. You can say that. कैसे हुआ ये सब? कुछ सेविंग उनकी वाइफ से उनको मिली और उसके थ्रू उनको दूसरा पैसा मिला। वैसे भी वाइफ का लक या लेडी लक बहुत काम का होता है, हम सब बोलते हैं। तो उनको कुछ सेविंग मिली, कुछ पैसा मिला। अब वो नारायण मूर्ति जी बहुत आश्चर्य में थे कि ऑलरेडी 2 बिजनेस फेल हो गए थे, घर में एक पैसा नहीं था, हम ऑलरेडी बहुत कम पैसों वाली सिचुएशन में चल रहे थे। हाउ कम यू सेव सो मच मनी आउट ऑफ सो टफ टाइम? इतना टफ टाइम था, उसमें भी तुमने इतना पैसा जमा कर लिया। उस टाइम के 11-15,000 कितने ज्यादा हुए होंगे। तो शी सेड कि हम लेडीज को हमेशा आदत होती है थोड़ा पैसा हम कहीं से भी निकाल के अपने पास में रख लेते, कैसे भी रखेंगे लेकिन थोड़ा सा पैसा जमा के रखते हैं। वही उनकी एक हैबिट थी जिसके कारण से वो जब जरूरत पड़ी तो अपने हस्बैंड को हेल्प कर पाई, राइट। हम लोग भी ऐसे ही होते हैं ना, थोड़ा थोड़ा पैसा कहीं तो भी सेव करके रख लेते हैं। निकला ना नोटबंदी के समय, हम लेडीज के पास सबसे ज्यादा कैश निकली, या तो कोई ब्लैक मनी वालों के पास निकली या हम लेडीज के पास में बहुत सारे कैश। दैट्स फाइन, दैट इज अनदर थिंग कि हमने कैश इतनी रखनी नहीं चाहिए घर पे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, लेकिन हम सेव करते हैं इतना हमें पता है। सो दिस सेविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये सेविंग को काम पे भी लगाना पड़ता है। अगर तुम उसे काम में लगाओ, मनी सेव्ड इज मनी अर्न, लेकिन मनी इन्वेस्ट नहीं करोगे तो तुम्हारी वेल्थ डेवलप नहीं होगी, वेल्थ नहीं बनेगी। वेल्थ भी तो बननी चाहिए, बिकॉज आगे हमारे बहुत सारे फाइनेंशियल गोल्स हैं कंप्लीट करने के लिए, तो उसके लिए कुछ पैसा क्रिएट होना चाहिए। आज 10,000 हमारे पास में कबर्ड में पड़ा हुआ है, वो कल भी 10,000 रहेगा, वो साल भर के बाद भी 10,000 रहेगा। लेकिन अगर हम उसको इन्वेस्ट करते हैं ढंग से अच्छी जगह पे तो इट विल ग्रो एंड हम काफी मींस पॉजिटिवली ग्रो होके हमें हेल्प करेगा आगे के स्पेंडिंग्स के लिए। सो फर्स्ट थिंग सेव करना चाहिए। सेकेंड थिंग इज स्टार्ट सेविंग एट योर अर्ली एज। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है ये कि स्टार्ट सेविंग एट योर अर्ली एज। जो अर्ली एज में स्टार्ट करता है ना सेविंग करना, उनके बेनिफिट्स आगे जाके उनके लाइफ के स्ट्रगल ही आधे हो जाते हैं। यस, कैसे करें? मैं एक एग्जांपल बता दूं आपको, मैथमेटिकल वे में, कैलकुलेशन नहीं करना है, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ मैथ्स करके। सी, एक इंसान है 25 साल का, 25 इयर्स का एक बॉय है। ही डिसाइडेड, उसको जॉब लग गई। अब वो सोचता है कि मैं ना 60 इयर्स के बाद में आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, मुझे कुछ काम नहीं करना है, मैं सिर्फ रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय करूंगा, मेरे जो भी पैशंस है वो परस्यू करूंगा एंड ऑल। तो फिर वो डिसाइड करता है कि मैं आज से सेविंग करना चालू करता हूँ। व्हेन आई विल बी 60 इयर्स ओल्ड आई शुड हैव 1 करोड़ रुपीज इन माय हैंड। 1 करोड़ रुपए मुझे चाहिए जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा। ठीक है, ये किसने डिसाइड किया? 25 साल के बॉय ने। तो जैसे उसे सैलरी मिलना चालू हुई, वो जाता है कुछ एडवाइजर के पास कि मुझे अगर 60 इयर्स का जब मैं हो जाऊंगा और 1 करोड़ रुपीज चाहिए, तो आज के डेट में मुझे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या लगता है आपको कितना चाहिए? 1 करोड़ रुपीज उससे चाहिए, बिग अमाउंट। आज की डेट में अच्छा खासा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट वो इन्वेस्टर एडवाइजर बोलता है, कैलकुलेट करते हैं, उनके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं। ही सेड कि यू नीड टू इन्वेस्ट 1,500 रुपीज। कितना? 1,500 रुपया अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको जब आप 60 साल के हो जाओगे तो आपको 1 करोड़ रुपीज मिल जाएंगे। और शायद अच्छी जगह और अच्छी जगह इन्वेस्ट करो स्मार्टली तो ज्यादा भी मिल जाएंगे। बट 1,500 शुड बी मिनिमम। कितना अमाउंट है? बहुत बड़ा अमाउंट है 1,500। हम तो हमारे घर में ऐसे ही सेविंग कर लेते हैं मंथली 1,500 की, राइट। लेकिन कभी हमें ध्यान में नहीं आता है कि ये अगर हम हर महीने 60 इयर्स तक के करें तो हमें 1 करोड़ रुपए मिल सकते हैं।
कभी हमने ये कैलकुलेट किया है? नहीं। चलो अब एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। 25 ईयर बॉय का हुआ, अब 35 ईयर ओल्ड मैन, 35 साल का एक मैरिड मैन है। he also decided कि he also wants to get retire at the age of 60 years। उसे कुछ नहीं कमाना है एंड उसे भी 1 करोड़ रुपीस चाहिए। जब वो 60 साल का हो जाएगा तो उसके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए रहने चाहिए, so that he can live his life nicely। तो वो भी जाता है और पूछता है कि हाउ मच आई नीड टू इन्वेस्ट। क्या लगता है? 25 ईयर का बॉय था, उसको 1500 रुपए करने पड़े। इसे कितने करने पड़ेंगे? ये 35 साल का है, बहुत बड़ा तो हुआ नहीं, 35 साल का ही है, 10 साल का एज गैप है। कितना करना पड़ेगा? कि उनका कैलकुलेशन जब हुआ, उन्हें पता चला कि ही नीड टू इन्वेस्ट 5300 रुपीज। 5300 रुपए वो अगर इन्वेस्ट करते हैं, तब जाकर जब वो 60 इयर्स के हो जाएंगे तो कितना होगा उनका? 1 करोड़ रुपीज। अब डिफरेंस देख लो आप, 10 साल का गैप है, डेफिनेटली 10 साल का गैप है दोनों का। उन्होंने अर्ली स्टार्ट किया, इन्होंने लेट। लेकिन कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज जो हम बोलते हैं ना, कि ब्याज के ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, फिर ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, ऐसे कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट के कारण से ये 25 साल के बंदे को तो सिर्फ 1500 रुपए इन्वेस्ट करना पड़ा, और 35 साल के बंदे को 5500, 5300 कुछ है, लेकिन अराउंड आप समझ लो 5500। अब समझ लो 45 साल में हम डिसाइड करते हैं कि हमने 60 इयर्स में हमको 1 करोड़ रुपीस चाहिए, तो क्या लगता है आपको कितना करना पड़ेगा? इट मे बी अराउंड, यानी 7-8 टाइम्स बढ़ जाएगा। 10 या 15 हजार तो 100% आएगा, उसका कैलकुलेशन हमने नहीं देखा, बट 15 हजार करना पड़ेगा अगर आप 45 साल के हो जाते हो मंथली। उससे तो आप यंग एज में 1500 आज की डेट से कर रहे हो, देखो वो 1500 का 4-5 साल के बाद तो वैल्यू भी नहीं रहेगी। आपको तो लगेगा आप 200-300 रुपए हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि इन्फ्लेशन है ना, महंगाई बढ़ जाती है तो पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। तो 1500 रुपए आज की डेट के 5 साल बाद तो बहुत कम रहेंगे, और सिर्फ तुम 1500 इन्वेस्ट कर दो तो तुम्हें मिलेंगे रिटायरमेंट के समय 1 करोड़। दिस इज द वैल्यू ऑफ सेविंग एट अर्ली एज। जितना जल्दी सेव करना चालू करते हो उतना ज्यादा बेनिफिट्स आपको मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आज हम 45 ईयर्स के हैं या 50 ईयर्स के तो सेव नहीं करना चाहिए। रिटायरमेंट तो तब भी आने वाली है, प्लानिंग तो तब भी चाहिए, तो जितना है उतना सेव कर लो एंड इन्वेस्ट इंटेलिजेंटली। इन्वेस्टमेंट का हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छे से अगर इन्वेस्ट करो तो हमारी सेविंग अभी भी मल्टीप्लाई हो सकती है। उतनी नहीं होगी जितनी शायद अर्ली एज में करते तो होती थी, बट नेवरदलेस देर आए दुरुस्त आए, जब भी हम जागेंगे तभी सवेरा होगा, और हम शुड स्टार्ट, तो स्टार्ट सेविंग एट द अर्ली एज। नेक्स्ट माय टिप इज, आप में से बहुत सारी महिलाएं माता वगैरह होगी, मुझे ऐसे लगता है, आई एम अ मदर, कि हमने हमने हमारे बच्चों में सेविंग की हैबिट्स बचपन से इनकलकेट करनी चाहिए। वी शुड पुट द हैबिट ऑफ सेविंग इन द किड्स फ्रॉम देयर चाइल्डहुड। अभी सेविंग यानी कैसे? पिगी बैंक में डाल दो, पिगी बैंक में डाल दो, तो हम करते रहते हैं। थोड़े बच्चे बड़े होते हैं ना, उसके बाद उनको समझाओ कि चलो हम बैंक में डाल देते हैं, आपके नाम का बैंक अकाउंट खोलते हैं, या फिर आप मेरे अकाउंट में आपके पैसे डाल दो और उसको हम अलग से कैलकुलेट करेंगे एफडी बना के कि कैसे होता है। तो सपोज कोई बच्चों को हम नाना नानी के पास जाते हैं, दादा दादी के पास, या कोई घर पे आता है और पैसे देते हैं ना, हाथ में पकड़ाते हैं पैसे, तो 1000 रुपए मिले या 5000 रुपए मिले, कितने भी मिले, मनी इज नॉट अ मैटर, लेकिन कितने भी मिले आप उनको बताओ कि अगर आज आपने बैंक में डाला, सपोज 5000 रुपीज डाले, 1 साल के बाद में उनको कैलकुलेट करके बताओ, देखो तुम्हारे 5400 रुपए हो गए, मीन्स अपना पैसे बढ़ गए तुम्हारे। तो उनको ये फंडा इतना मजा आता है ना बच्चों को छोटेपन से, कि मैं आज पैसे सेव करता हूँ तो अगले साल बढ़ जाएंगे, अगले साल सेव करूंगा 5400 तो और बढ़ जाएंगे, वो तो बढ़ के मिलेंगे। दे विल फील हैप्पी कि कहीं तो भी कुछ हो रहा है। अदरवाइज क्या करेगा, मुझे पैसे मिले हैं मैं कपड़े खरीद लेता हूँ, मैं शूज खरीद लेता हूँ, मुझे बैग खरीदनी है, मुझे स्केटिंग शूज खरीदने हैं, बहुत सारे खर्चे हमारे तैयार रहते हैं। लेकिन ये खर्चों को थोड़ा सा साइड में रखकर वो सोचेगा कि चलो मैं सेव कर लेता हूँ, बिकॉज मुझे 4 साल बाद कुछ मैं बड़ी चीज खरीदूंगा, हो सकता है महंगा फोन खरीदूं या फिर ब्रांडेड शूज खरीदूं, तो इट विल बी आउट ऑफ माय सेविंग, दे विल फील हैप्पी। अब होता क्या है, बच्चों में ये हैबिट हम पहले से अगर डाल के रखो, तो व्हेन ही स्टार्ट अर्निंग, पहली बार में जब भी वो कमाई करेगा, उसे पता है कि थोड़ा पैसा मुझे सेविंग में डालना है, सेविंग में पहले से डालूंगा तो इट विल मल्टीप्लाई वे मोर। यानी जब हमारी नींद खुलती है ना, कि स्टार्टिंग के वही डेज हम पूरा एंजॉय कर लेते हैं, उसके बाद में सोचते हैं कि चलो सेविंग चालू करो, उससे बेटर है उनकी पहले से नींद खुली हुई रहेगी और वो पहले से
थोड़ा सा पैसा सेविंग में डालते रहेंगे और बाकी के पैसा एंजॉय या फिर जो भी लाइफ की नेसेसिटीज है उसे स्पेंड करने में करेंगे। तो ये दिस इज माय ओपिनियन कि हमारे बच्चों में भी हम ये हैबिट डिस्कस करें एंड उनको भी बताएं इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। ओके, अब हमने कल गोल्स डिस्कस किए थे, फाइनेंशियल गोल्स, फिर बजट डिस्कस किया। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे फाइनेंशियल गोल्स तो बड़े बन गए लेकिन बजट इज नॉट अलाउिंग अस टू फुलफिल द गोल्स। इसका मतलब क्या है, बजट में इतनी सेविंग नहीं है कि हम गोल्स को अचीव कर पाए। तो या तो तुमको गोल्स चेंज करने पड़ेंगे कि तुम्हें फॉरेन ट्रैवल के बंद करना पड़ेगा, या फिर घर तुम 3 BHK खरीदना चाहते हो तो 2 BHK खरीदो, बिकॉज हमारी इतनी सेविंग नहीं है। ओके, एंड इफ इट ऑल आपको ऐसा लगता है कि आप सेविंग बूस्ट करने को ट्राई कर सकते हो, तो कुछ मैंने मेरी तरफ से आइडियाज निकाले हैं हाउ टू बूस्ट योर सेविंग। यानी सेविंग को बढ़ाने का कुछ तरीके हैं हमारे पास। सी है ना, हम घर बैठे हम बिना तकलीफ के, हमारी लाइफस्टाइल डिस्टर्ब नहीं करनी है कि यार हम ऐसे रहते थे और अभी एकदम गरीबों के समान या कॉम्प्रोमाइज लाइफस्टाइल में रहना है, वैसे नहीं। इट इज जस्ट ऑल्टरनेट ऑफ स्पेंडिंग। थोड़ा सा कहीं हटकर हम सोचना सीख सकते हैं अगर हमारे गोल्स कंप्लीट हो रहे हैं, ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि गोल्स तो गोल्स होते हैं यार, घर का हमने सोच के रखा 3 BHK लेना है और 2 BHK में कॉम्प्रोमाइज करना, आगे चीजें तो बड़ी वाली ही लगेगी ना शायद से। तो आज 1-2 साल तुम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो, आगे जाके तो सैलरी बढ़ जाएगी या इनकम बढ़ जाएगी, बिजनेस अच्छा चलेगा तो तुम्हारी सेविंग्स बढ़ ही सकती है। तो 1 आध साल जब ऐसा लगता है तो स्टार्ट लुकिंग फॉर बूस्टिंग ऑफ द सेविंग्स। सो दिस इज माय फर्स्ट ओपिनियन, डोंट ओवर स्पेंड। जब तक आपको लगता है कि आपको सेविंग इंक्रीज करनी है, तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे होंगे हम, तो उसको कम एक्सपेंसेस में लेकर आ जाओ। हाउ कैन यू डू दैट? सपोज वी हैव प्लान्ड कि हम हर वीक में बाहर खाना खाने जाते हैं, ठीक है, बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं, अच्छे लग्जरियस होटल में जाते हैं। तो जब अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमें सेविंग बूस्ट करना है तो थोड़े से कम एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में जाकर ट्राई कर लो, या फिर 15 दिन में एक बार चले जाओ, वीकली जाते थे तो 15 दिन में एक बार चले जाओ, और वहीं 6 महीने में एक बार वेकेशन के लिए जाते थे, ट्राई करो एक आध बार उसको डिले करने का, साल में एक बार वेकेशन में जाना। ये सब 1-2 साल की ही सेटअप की बात होती है, फिर शायद बहुत सारी चीजें दूसरी आ जाएगी जिससे तुम्हारी सेविंग्स अपने आप से बढ़ जाएगी। ओके, तो सेविंग को वैसे ही रखना चाहते हो तो थोड़ा सा ऑल्टरनेट यानी ओवर स्पेंडिंग वाली चीजें कम करने का ट्राई करो। देन सेकंड इज एक्सप्लोर ऑल्टरनेट ऑप्शंस। बहुत सारे ऑल्टरनेट ऑप्शंस है जो हम कभी सोचते नहीं है कि हाँ यार हम ऐसा भी तो कर सकते थे, ऐसा किया तो क्या जा रहा है, किसको पता चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मेरे फ्रेंड के ब्रदर की शादी है, ओके, बिग फैट इंडियन वेडिंग, प्रॉपर वो जैसे होती है ना मारवाड़ियों वाली शादियां, एकदम फुल फ्लेज शो ऑफ, ज्वेलरी दिखानी है, ड्रेस दिखाना है, दिस दैट, जैसे वाली बिग फैट इंडियन वेडिंग है। अब ऐसा है कि ऐसी जगह पे हम कपड़े भी अच्छे ही पहनना चाहेंगे, हम जाते हैं डिजाइनर के पास में, हम बोलते हैं कि हमें कुछ अच्छी सी साड़ी बनवा दो या फिर ड्रेस बनवा दो या लहंगा बनवा दो। अब डिजाइनर के पास जाओ या शॉप में जाके खरीद लो, कुछ भी करो तुम, 20,000 तो लगते ही है एक नया थोड़ा सा ढंग का ड्रेस करवाने। 20,000 टू यू कैन गो टू एनी लेवल 50,000, राइट? इफ यू वांट ऑल्टरनेट ऑप्शंस, इसके क्या हो सकते हैं कि फ्रेंड के भाई की शादी है ना, हमारे घर की तो शादी नहीं है। बहुत बार हम लोग खुद ही वैसे ही मैनेज कर लेते हैं कि फ्रेंड के भाई की शादी है तो चलो अभी जाने दो, क्या खरीदने की जरूरत है। दैट्स व्हाट, जरूरी नहीं है हर बार हम स्पेंडिंग करें। अगर हमारी सेविंग अलाउ नहीं कर रही है तो आस्क टू सम ऑफ योर फ्रेंड्स, कोई फ्रेंड से पूछ, बोरो करके देख लो कि कैन आई वेयर योर साड़ी, तुम्हारी साड़ी मैं पहन सकती हूँ क्या? दे विल आल्सो बी हैप्पी कि कवर्ड में पड़ी बड़ी खराबी हो रही थी। या फिर यू कैन ऑलवेज, आजकल जो बड़े बड़े डिजाइनर्स है ना वो रेंटिंग का ऑप्शन दे रहे हैं, तो वो एकदम बिग फैट अच्छे वाले ड्रेसेस वो रेंट पे देते हैं क्योंकि उनके भी जल्दी बिकते नहीं है। सो वो रेंट पे देके उन्हें अच्छी कमाई हो जाती है, हमारा वन टाइम पहनने वाला पर्पस फुलफिल हो जाता है। These are just options, ऐसा नहीं कि ऐसे ही करना चाहिए, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि वी कैन एक्सप्लोर। अभी हम लेडीज को चैट बॉक्स में पूछेंगे ना कि व्हाट आर ऑप्शंस इन विच वी कैन सेव, तो हजारों ऑप्शंस हमारे पास आ जाएंगे। यू आर वेरी स्मार्ट लेडीज, हमें पता है आप आपस में कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये तो सिर्फ मेरी कुछ तो निकले दिमाग से, राइट? अब नेक्स्ट ऑप्शन है, बहुत बार हम लोग शॉपिंग क्यों करते हैं पता है? शॉपिंग के लिए जाते हैं या तो किसी फ्रेंड ने बोल दिया चलो बोर हो रहे हैं घर में, हम शॉपिंग करके आते हैं,
या फिर कोरोना टाइम में हम घर पे पड़े पड़े हैं, अभी बोर हो गए, चलो बाहर निकल के घूम के आते हैं। घूम लिया तो शॉपिंग कर ही लिया, कोई फ्रेंड के यहाँ साड़ी की शॉप में चले गए तो अच्छी डील कर ली। या फिर हमें बहुत बोर होने लग जाता है, तो वी गो, जस्ट गो एंड जो भी दिखा खरीद के आते हैं, और हमें बहुत अच्छा लगता है। इट इज योर मूड बूस्टर। मेरा भी है, मैं भी शॉपिंग के लिए जाती हूँ तो मुझे बढ़िया फ्रेश फीलिंग आती है कि आज मैंने कुछ तो अच्छा किया। यस, बहुत हमारा मूड एकदम एनहांस हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है। बट जब हम प्लान करते हैं कि हमें सेविंग जरूरत है गोल्स को अचीव करने के लिए, तो थोड़ा सा डिफरेंट वे में सोचो कि आज हमारा मूड ऑफ लग रहा है, मूड लो लग रहा है, शॉपिंग में जाने के बदले एक फ्रेंड को कॉल कर लो, उनके साथ चाट खाने के लिए चले जाओ, पानी पूरी सेव पूरी, या कहीं घूमने के लिए वॉकिंग के लिए चले जाओ, उनसे फोन पे बात कर लो। या फिर क्या कर सकते हो, आपका हॉबीज होगी कहीं पे, या तो सपोज सिंगिंग, डांसिंग, किसी किसी की पेंटिंग, ड्राइंग, ऐसी बहुत सारी हॉबीज होती है। नहीं है कोई हॉबीज है तो एक कुछ तो यूट्यूब देख के बहुत सी डिफिकल्ट सी रेसिपीज निकालो, या हमको हमारे किचन में हम बहुत कुछ एक्सप्लोर करते रहते हैं दिवाली के समय या कोई हमारे त्योहार के समय, तो ऐसी कुछ रेसिपी निकालो और आज बना लो किचन में जाके, 2-3 घंटे इन्वेस्ट कर दो। आपको एकदम फ्रेश फीलिंग आएगी और मूड विल बी वेरी फ्रेश, एकदम रिफ्रेश हो जाओगे, यू विल बी हैप्पी, आपके घर वाले भी खुश हो जाएंगे, एंड योर पर्स विल ऑल्सो बी हैप्पी, राइट। तो थोड़ा सा ये माइजर वाली चीजें हैं, आई डोंट वांट टू यू कि आप आपके लाइफस्टाइल को कॉम्प्रोमाइज करो, ऐसे नहीं है। लेकिन जब आपको थोड़ा सा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हैप्पीली ऐसा कुछ कर सकते हो, मूड खराब करके नहीं करना है आपको ये सब चीजें, अगर हैप्पीली कर सकते हो तो थिंक फॉर सच ऑप्शंस, दीज आर जस्ट ऑल्टरनेटिव्स, यू शुड नॉट, अगर आपको ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है कि यू शुड नॉट डू, तो डोंट डू दैट। ठीक है, आप सेविंग कर ली, क्या करोगे अब सेविंग का, कैसे यूज कर, सबसे पहले यू शुड यूज इट टू रीपे योर हाई इंटरेस्ट लोन। जो जिस कुछ कुछ लोन्स ऐसे होते हैं, जैसे हमने क्रेडिट कार्ड का बिल डिले कर दिया तो उसमें बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट लगता है, इतना कि हमारी आज की कोई भी सेविंग कवर नहीं कर पाएगी शायद। तो सबसे पहले वो लोन को रीपे कर दो, क्योंकि वो लोन रीपे नहीं करोगे तो आज की सेविंग का कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, देन ग्रो। व्हाट डू यू डू मीन बाय ग्रो, मीन्स पैसों को काम पे लगाओ, लेट द मनी वर्क फॉर यू व्हेन यू आर स्लिपिंग। आपका पैसा काम करना चाहिए, कैसे काम करेगा, वो इन्वेस्टमेंट पे लगा दो, एक प्रॉपर जगह पे इन्वेस्टमेंट में लगा दो। वी आर गोइंग टू डिस्कस द इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज लेटर, देन लिव इट। अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर है, आपको ऐसा लग रहा है आपके गोल्स वगैरह अचीव हो रहे हैं, तो एंजॉय करो उस पैसे को। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ सेविंग 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 ही सोचना है, नो, यू कैन लिव योर लाइफ, जहां पे आप चाहते हो जाओ, एंजॉय करो। या फिर नेक्स्ट इज गिव इट, अगर एंजॉय भी कर लिया तो यू कैन डेफिनेटली पुट सम मनी इन चैरिटी, यू शुड पुट। सोशल कॉज के लिए भी हम बहुत ज्यादा वी शुड डू सम सोशल कॉज, जैसे अभी रानी जी कर रहे हैं, वैसे कुछ ना कुछ अच्छा काम करते रहो, वी फील वेरी नाइस फ्रॉम आवर हार्ट। सो दीज आर द सेविंग बूस्टर्स आइडियाज, और हमने पैसों का क्या करना चाहिए। ठीक है, सो वी शुड गो अहेड। अब जो सेविंग कर ली, गोल्स भी पता है, तो उसके साथ में हमने इन्वेस्टमेंट भी पता होनी चाहिए कि भाई आप इन्वेस्ट किधर करें वो पैसों को। तो थोड़ी सी जानकारी, अब ये नॉर्मली हस्बैंड्स करते हैं या घर में जो फाइनेंसेस संभाल रहे हैं ना, वो लोग ही डिसाइड करते हैं। बट कुछ कुछ हम लेडीज भी करती है, हम हमारे कबर्ड में ही रख देते हैं पैसों को, या फिर ज्यादा से ज्यादा बैंक में चले जाते हैं इन्वेस्ट करने के। तो थोड़ा तो हम भी करते हैं और थोड़ा नहीं करते हैं, उसको आज हम एक्सप्लोर करेंगे और पता करेंगे कि शुड वी स्टार्ट इन्वेस्टिंग आवर मनी, क्या हमने हमारा इन्वेस्टमेंट, हमारे पैसों को, या फिर घर में भी किसी के पैसे वगैरह है तो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। हुँ? तो मेन पर्पस ऑफ सेविंग इज योर मनी शुड वर्क फॉर यू, नॉट यू शुड वर्क फॉर योर मनी। आपका जो पैसा है ना, उसने आपके लिए काम करना चाहिए, आपने पैसों के लिए काम नहीं करना चाहिए। अब ये कैसे होता है, पैसा कैसे काम करेगा हमारे लिए, पैसा ऐसे काम करेगा कि आप उसको काम पे लगा दो, मीन्स इन्वेस्ट कर दो कहीं तो भी, वो पैसा वहीं के वहीं मार्केट में कुछ ना कुछ यूज होते रहेगा और आपको रिटर्न मिलते जाएगा। ये है काम पैसे का, सेविंग का। क्या काम है कि योर मनी शुड वर्क फॉर यू, यू शुड नॉट वर्क ना हमेशा पैसों के लिए, नहीं नहीं मुझे कमाना है, मुझे कमाना है, वैसे नहीं। कमा के अगर ढंग की जगह पे आप सेविंग पे लगा दो, तो शायद एक टाइम आपका लाइफ का ऐसे रहेगा कि आपको ना बिजनेस करने की जरूरत रहेगी, ना जॉब करने की जरूरत रहेगी, ना और कुछ करने की,
क्योंकि वो पैसा ही आपको इतना रिटर्न दे रहा है कि आप आराम से बैठे हो आपके फैमिली वालों के साथ लाइफ एंजॉय। ओके, सो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है, मीन्स क्या क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है। देन वी कैन डिसाइड कि हमें कौन सा करना चाहिए या हमारे लिए सुटेबल कौन सा है। ठीक है, तो फर्स्ट सेक्शन में आप देख रहे होंगे आपकी स्लाइड में गारंटीड रिटर्न वाले सेक्शन। ओके, गारंटीड रिटर्न मीन्स इन टाइप के जो इन्वेस्टमेंट्स है उसमें ऐसा होता है कि आपको पक्का रिटर्न मिलेगा, 100% आपको इंटरेस्ट मिलेगा या 100% आपको जो भी है उसका रिटर्न वो मिलने वाला है, पक्की बात है। मीन्स वहां पे कोई आपको डर नहीं। थोड़ा डर हर जगह होता है वैसे, क्योंकि बैंक भी आजकल बंद हो रहे हैं रातों रात कुछ ना कुछ, तो थोड़ा डर है, बट 99% रिस्क कम हो जाती है यहाँ पे। तो इस टाइप की इन्वेस्टमेंट है। एक तो बैंक फिक्स डिपॉजिट, बैंक में हम जाते हैं, यस, सबसे इजी होता है बैंक फिक्स डिपॉजिट, क्योंकि बैंक में जाओ, बैंक वालों को बोलो कि हमारे पैसों का एफडी बना दो, एफडी से हमको थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। नॉर्मल बैंक सेविंग बैंक अकाउंट में बहुत ही कम इंटरेस्ट मिलता है, एफडी में थोड़ा सा ज्यादा उससे मिलता है, बहुत अच्छा नहीं मिलता है, आई मस्ट टेल यू, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। देन आरडी, आरडी मीन्स रिकरिंग डिपॉजिट, ये भी एफडी का ही टाइप है, बट आप मंथली थोड़ा पैसा डाल सकते हो इसमें, इट इज कॉल्ड आरडी। ये भी इतना ही सेफ है जैसे बैंक एफडी। ठीक है, देन पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस में जाकर आप जो जो सेविंग्स कर सकते हो, काफी व्हाट अपना इनकम टैक्स के थ्रू भी बहुत बेनिफिट्स मिल जाते हैं इसमें। तो नेशनल सेविंग स्कीम है जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप कर सकते हो, एंड नेशनल पेंशन स्कीम है जो अगेन पोस्ट ऑफिस से कर सकते हो। पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, कोई भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, लॉन्ग टर्म यानी मिनिमम 15 साल आप उसमें सेव करते रहो एंड यू विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, बहुत अच्छा पैसा मिलेगा 15 साल के बाद। क्यों? क्योंकि इसमें से कभी टैक्स नहीं कटता है, आप इन्वेस्ट करते हो तो भी कभी उसमें मीन्स आपको रिबेट ही मिलेगा, जब भी आप इन्वेस्ट करोगे तो बेनिफिट भी मिलेगा, इंटरेस्ट में भी टैक्स नहीं, और जब ये पैसा वापस मिलता है तब भी टैक्स फ्री होता है। तो पीपीएफ इज बहुत ज्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है और सेफ इन्वेस्टमेंट है। वैसे ही जो एनएससी रहता है उसमें 5 साल तक के आपको कंपलसरी पैसा रखने पड़ते हैं, बट अगेन इसका भी टैक्स फ्री रहता है, जब भी हम इसमें से पैसे बाहर निकालो तो इट इज टैक्स फ्री। एंड देन नेशनल पेंशन स्कीम, तो ये भी हमारा रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट रहता है, बहुत कम रहता है। कभी भी हम बैंक में चले जाओ या पोस्ट ऑफिस में, यू कैन ऑलवेज आस्क देम कि कोई भी स्कीम इस टाइप की बता दो सेविंग की, हम पता कर सकते हैं। एटलीस्ट अगर हम रिस्की इन्वेस्टमेंट में नहीं जाना चाहते तो इन्वेस्ट इन दी सिक्योरिटीज। कुछ भी पैसा है, बहुत बार हमारे पास किटी का पैसा आया हुआ रहता है, कभी हम मायके जाते हैं तो हमारे पापा की तरफ से कुछ पैसे आए हुए रहते हैं, हम क्या करते हैं ज्यादा से ज्यादा गोल्ड खरीद लेते हैं या घर की कोई चीज खरीद लेंगे या हमारे कपड़ों में या घर के कुछ और खर्चों में डाल देंगे। बट उसमें से थोड़ा अमाउंट अगर हम सेविंग के लिए डाल देते हैं तो इट विल मेक बिग डिफरेंस। ट्राई करके देखो, इट विल हेल्प यू इन योर डिसीजन मेकिंग और आगे के गोल्स कंप्लीट करने में। या फिर ये सारी जानकारी है तो हम हमारे हस्बैंड के साथ बैठ के डिस्कस भी कर सकते हैं कि विच टाइप ऑफ सेविंग यू शुड डू, राइट। नाउ वेरिएबल्स में जाते हैं हम। वेरिएबल यानी क्या होता है, जो चीज चेंज हो रही है, फिक्स नहीं मिलेगा इसमें इनकम, आपको चेंज होके मिलेगी, इसमें ज्यादा भी मिल सकती है तो कम भी मिल सकती है, डिपेंड्स ऑन द मार्केट। कौन सा मार्केट में हमने इन्वेस्ट किया है, वो मार्केट कैसा चल रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है वेरिएबल रिटर्न। ठीक है, तो ये मार्केट डिस्कस कर लेते हैं। वेरिएबल रिटर्न वाला मार्केट है एक तो इक्विटी। इक्विटी यानी क्या, शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में जो डालते हैं, आपको तो पता ही है आजकल तो बहुत कुछ शेयर मार्केट में सब लोग डील करते ही रहते हैं या शेयर्स में इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो शेयर्स यानी कोई कंपनी के हम छोटे छोटे शेयर्स लेके रख सकते हैं, फिर अगर वो कंपनी अच्छा कर रही है तो हमें अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। अगर वो कंपनी का अचानक से कुछ तो डिसीजन रॉन्ग हो गया या वो कंपनी ने बुरा परफॉर्म किया या उस कंपनी के लिए रूमर्स फैल गए यानी अफवाह फैल गई, तो वो कंपनी बुरा परफॉर्म करेगी, थोड़े टाइम के लिए उसके रेट्स डाउन हो सकते हैं, तो उसका शायद रिजल्ट हमें ऐसा लगे कि यार ये तो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। इक्विटी इज लाइक दैट, मींस ये सारे ऐसे ही होते हैं। म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड क्या होता है, शेयर्स में ही इन्वेस्ट करने रहते हैं, लेकिन एक ये म्यूचुअल फंड ऐसी कंपनी है, हम म्यूचुअल फंड में पैसे डालते हैं, ये म्यूचुअल फंड वाले अलग अलग कंपनीज में शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। ओके, यानी हमने सपोज हमारे फ्रेंड को दे दिया,
वो फ्रेंड को बताया कि तुझे जो बेस्ट शेयर्स लगते हैं ना उसको उसमें तुम इन्वेस्ट कर दो। म्यूचुअल फंड ऐसा है कि वो हमारा फ्रेंड है, एक्सपर्टीज है, उसके पास नॉलेज है बहुत सारा, तो वो अपने नॉलेज के साथ डिसाइड करेगा कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है एंड इट विल इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली, मीन्स वो अपने नॉलेज के हिसाब से। लेकिन अगेन हमारा जजमेंट या हमारे फ्रेंड का जजमेंट कुछ भी गलत तो हो ही सकता है, तो हो सकता है, ये भी मार्केट रिस्क पे डिपेंड करता है। बट नॉर्मली ऐसा होता है कि उनके डिसीजंस अच्छे ही होते हैं। इट कैन चेंज जब मार्केट अप डाउन होता है, बट वो अलग 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 कंपनी में डालते हैं ना तो बैलेंस आउट हो जाता है, एक कंपनी बढ़ रही है एक कंपनी कम हो रही है, तो हमें जो रिटर्न मिलेगा शायद थोड़ा सा बैलेंस्ड वे में। ओके, देन गोल्ड। गोल्ड का भी इन्वेस्टमेंट वेरिएबल रिटर्न, क्योंकि गोल्ड कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, सेम भी रह सकता है, 4 साल तक के सेम रेट भी रह सकता है, या फिर 2 महीनों में एकदम बढ़ जाएगा, या फिर 4 महीने में एकदम कम हो जाएगा। राइट, अभी हम लोगों ने देखे गोल्ड के रेट्स, हम लेडीज को सब बराबर पता होते हैं और हम बहुत खुश भी होते हैं गोल्ड खरीद, क्योंकि हमको पता है ये डबल इन्वेस्टमेंट है, डबल यूज वाली इन्वेस्टमेंट। एक तो क्या होता है हम इसे पहन भी सकते हैं, आराम से फ्लॉन्ट कर सकते हैं कि क्या वाओ हमने ज्वेलरी खरीदी एंड ऑल। और सेकंड क्या, इसके रेट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ते ही है, पता ही है हमको कि कम हो कि कितना होगा। जैसे अभी 45,000 47,000 समथिंग चल रहा है, हमें पता है कम भी हो गया तो 40 से नीचे नहीं जाने वाला है। राइट, शायद 50 से ऊपर चला जाए या शायद और ऊपर चल जाए, लेकिन 10 साल बाद देखोगे तो तुम 40 या 45 से नीचे तो नहीं जाने वाला, ऊपर ही जाने वाला है। तो गोल्ड भी अच्छा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन फुल्ली गोल्ड में भी डालना कोई लॉजिकल नहीं है, बिकॉज कितना ग्रोथ है उसकी कोई गारंटी नहीं है। फिक्स इनकम डेट स्कीम्स, डेट स्कीम्स यानी ऐसा होता है कि ये भी कुछ कंपनी में हम लोन देकर रखते हैं, छोटा छोटा लोन, इट कैन बी 10,000 रुपीज 20,000 रुपीज, और हमें कंपलसरी इंटरेस्ट मिलता है इनसे। शेयर्स में कैसे होता है, जरूरी नहीं है कि तुम्हें रिटर्न मिलेगा डिविडेंड मिलेगा, बट यहाँ पे डेट स्कीम्स ऐसे होते हैं कि तुमको इंटरेस्ट मिलेगा ही, क्योंकि लोन देते हो तो इंटरेस्ट तो मिलता है ना। बट अगेन ये मार्केट फ्लक्चुएशन पे थोड़ा सा डिपेंडेंट है, नॉट दैट मच कि शेयर्स ऊपर नीचे जा रहे हैं, तो ऐसे डेट स्किन ऊपर नीचे नहीं जाती है। बट अगर कंपनी पूरी फेल ही हो गई तो शायद हमारे थोड़े पैसे डूब सकते हैं, तो अगेन ये रिस्की टाइप की इन्वेस्टमेंट। फिर हमारे इन्वेस्टमेंट में हम लैंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छा पैसा है, हमको किसी से अच्छा गिफ्ट मिला है तो हम लैंड कहीं अच्छी जगह देख कर रखे, या हमारे हस्बैंड ने देख के रखी, तो वी कैन हेल्प हिम टू इन्वेस्ट इन लैंड और हाउस, क्योंकि ये लैंड वैंड की जगह कभी कभी अचानक से बहुत रेट्स बढ़ जाते हैं, या घर खरीद के रखा फॉर इन्वेस्टमेंट थिंग। ठीक है, हमारा खुद का भी घर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, और हमें और कुछ इन्वेस्ट करना है तो दूसरा घर खरीद के रख सकते हैं, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नॉर्मली ऐसा देखते हैं कि प्रॉपर्टी की वैल्यूज बढ़ती ही है। करेक्ट। अब डिफरेंस क्या है, गारंटीड रिटर्न क्यों नहीं लेते हैं हम हर बार, वेरिएबल क्यों ले भाई, मार्केट के हिसाब से ये तो ऊपर नीचे होते जाएगी, तो हम गारंटीड रिटर्न लेना चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है, क्यों, बिकॉज गारंटीड रिटर्न्स में रिटर्न ही कम मिलता है, मीन्स जो इंटरेस्ट मिलेगा या जो बेनिफिट्स मिलेंगे ना बहुत कम रहेंगे कंपेयर टू वेरिएबल रिटर्न। ऑब्वियस है ना, ये हमको गारंटी दे रहा है तो कहीं तो बेनिफिट रखेगा, तो ये गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह है उनके इंटरेस्ट रेट, बैंक वगैरह के इंटरेस्ट रेट काफी कंपेयर टू आउटर मार्केट थोड़े से कम होते हैं, तो इतनी गारंटी हमको कि पैसा मिलेगा, लेकिन इसके रिटर्न्स कम हो सकते हैं। ओके, बट वेरिएबल में क्या होता है, रिटर्न्स बढ़ भी सकते हैं कम भी हो सकते हैं। मोस्टली अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए डालो, लिसन टू मी केयरफुली, लॉन्ग टर्म के लिए डालो यानी आज डालो और 5 साल तक भूल जाओ या 10 years तक आप भूल जाओ, तो बहुत ज्यादा चांसेस है, 90% चांसेस है कि आपके वेरिएबल रिटर्न भी कट हो जाएंगे, और आपके जो इस टाइप की सेविंग है ना, इक्विटी म्यूचुअल फंड वगैरह, वो आगे बढ़ने ही वाली है। हाँ, आप सोचो कि आज मैंने शेयर्स में पैसे डाले 10,000 और 1 महीने बाद वो 10,500 हो जाए, क्योंकि मेरी फ्रेंड का हुआ था, वैसे नहीं होगा। वो शॉर्ट टर्म में मार्केट बहुत ऊपर नीचे होते रहता है, क्योंकि उन्हें भी वो शेयर होल्डर्स वगैरह के मूड्स के हिसाब से स्विंग होता है। बट लॉन्ग टर्म में कंपनी अगर अच्छा कर रही है या अच्छी कंपनी में हमने इन्वेस्ट करके रखा है, तो इट विल गिव यू बेनिफिट ओनली। तो अगर इन सब इन्वेस्टमेंट में आप डालना चाहते हो तो थोड़े दिन के लिए रुक जाओ, भूल जाओ 3-4 साल के कि मैंने शेयर्स में डाले हैं या गोल्ड में डाले हैं या लैंड या फिर हाउस में। आज घर खरीदा और तुम सोचोगे 2 महीने बाद बेच दूं और पैसा अच्छा मिल जाए, एक तो बहुत क्यूम्बरसम प्रोसेस होता है और इतनी जल्दी रेट्स बढ़ेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं। तो
वेरिएबल इंटरेस्ट तुमको, वेरिएबल रिटर्न वाली इन्वेस्टमेंट आपको हमेशा अच्छा रिटर्न देगी, बेटर रिटर्न देगी rather than the earlier one, but you have to wait, you have to be patience। और आपके नेचर पे भी डिपेंड करता है, किसी किसी का ऐसा नेचर होता है मॉडरेट टाइप का कि मैं रिस्क नहीं ले सकता, मुझे जितने पैसे हैं उतने तो मिनिमम चाहिए रहता है, तो वो जाते हैं गारंटीड रिटर्न वाली जगह पे। और किसी का नेचर होता है चलो थोड़ा रिस्क लेने में क्या जाता है, थोड़ा तो सभी ले सकते हैं, तो वो म्यूचुअल फंड में डाल देंगे क्योंकि कम रिस्क रहता है शेयर से। कोई दूसरा बंदा सोचेगा मेरे फ्रेंड बहुत अच्छा एडवाइजर है, उसको पता है कि कौन से कंपनी के शेयर्स अच्छे कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो मैं उसके एडवाइस से शेयर्स में इन्वेस्ट कर देता हूँ। और वो एग्रेसिव है कि थोड़ी रिस्क ले लेते हैं ना, क्या जाता है, बाकी पैसा तो मैंने सेफ जगह पे डाला है, थोड़ा सा रिस्क लेके देखता हूँ, बढ़ गया तो अच्छा हो जाएगा। ऐसा थोड़ा अच्छा रिस्क लेने वाले इक्विटी में भी डालते हैं, लैंड में भी डालते हैं, गोल्ड में भी डालते हैं, यू नो। तो हम लेडीज ने क्या डिसाइड करना चाहिए, वेयर वी शुड पुट। सो नॉर्मली कम एज के जो एज ग्रुप वाले, जो हमारा लेडीज ग्रुप है या जो भी है जेंट्स है, ये लेडीज जेंट्स की कोई इसमें बाइफर्गेशन नहीं है, हमारा ग्रुप अभी लेडीज का चल रहा है इसलिए मैं लेडीज बोल रही हूँ। जो कम एज ग्रुप में आते हैं लोग, दे शुड पुट मोर मनी इन द वेरिएबल रिटर्न। वाई वेरिएबल रिटर्न यानी ये जो रिस्क वाली चीजें होती है ना, बिकॉज एक तो तुमको छोटे कम एज में बहुत पैसों की जरूरत रहती नहीं है कि तुम्हारे एकदम फॉरेन ट्रैवल करना है या बच्चों की शादी करनी है या रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए, बड़े बड़े खर्चे अभी आने बाकी हैं। तो तुम 10-15 साल के लिए भूल जाओ तो भी चलेगा। अच्छा 10-15 साल छोड़ दो, 5 साल के लिए तो भूल ही सकते हो, तो 5 साल के लिए तुम ऐसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो एज यू आर यंगर यू कैन टेक मोर रिस्क, यू शुड टेक मोर रिस्क। क्यों? क्योंकि उसमें तुमको रिटर्न्स ज्यादा मिलेंगे, तुम्हारे फ्यूचर के गोल्स अचीव होंगे। इफ यू आर इन अ यंगर एज ग्रुप, तुम्हारे फ्यूचर गोल्स अचीव करने के लिए यू शुड टेक सम रिस्क। ऐसा नहीं कि अपने मन से कहीं पे भी डाल दिया, टेक सम एडवाइस फ्रॉम गुड पीपल, गुड फ्रेंड्स कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड टेक सम रिस्क एंड इन्वेस्ट देयर एंड फॉरगेट इट। ऐसा नहीं कि भाई आज कम हो गया अब मैं क्या करूँ, अब बढ़ गया मैं क्या करूँ, भूल जाओ उसको। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इफ द कंपनी इज गुड, इट विल डू गुड डेफिनेटली। एंड जैसे जैसे हम बड़ी एज में जाते हैं, जैसे 40 इयर्स क्रॉस हो गए, 45 क्रॉस हो गए, तो थोड़ा थोड़ा वेरिएबल से कम करते जाओ और फिक्स इनकम वाले स्लैब में आ जाओ। क्यों? क्योंकि अब हमको कंपलसरी पैसों की जरूरत पड़ने वाली है, तो अब हम रिस्क नहीं लेना चाहेंगे कि 5 साल बाद मेरा शेयर मार्केट कम हो गया तो जो तुम्हारे पास में हमने अभी तक की जो किटी बनाई है, थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि बहुत सारा, लेकिन थोड़ा थोड़ा कम करते जाओ टिल द टाइम यू आर 60 इयर्स ऑफ एज। जैसे आप 55 to 60 पहुंचते हो, जब आपको पता है कि यू शुड नॉट वर्क एनी मोर, है ना, अब आपने रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय करनी है, तो इन रिस्की में से 90% पैसा हटा दो और सेफ रिटर्न्स में डाल दो। सेफ यानी गारंटीड रिटर्न्स वाली जगह पे, जो आपको कंपलसरी रिटर्न्स देते रहेगा, आपका रिटायरमेंट लाइफ सेफ रहेगा। एंड थोड़ा सा आप रिस्क लेना चाहते हो, आपको पता है एक्स्ट्रा मनी है, क्या करना है, चलो रहने दो, तो आप इन सब, वैसे भी रियल एस्टेट वगैरह तो तुम बेचोगे नहीं, मीन्स लैंड या फिर घर बेचकर बैंक डिपॉजिट में तो नहीं डालोगे, तो उनमें तो रहने दो, गोल्ड में भी पैसा रहने दो। लेकिन इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड के लिए आप सोच सकते हो कि यू कैन शिफ्ट योर मनी टू द गारंटीड रिटर्न। अगेन मैं बोल रही हूँ कि ये सारी चीजें डाइवर्सिफाई हो, थोड़े थोड़े, सिर्फ इक्विटी में पैसे डालना अच्छा नहीं है, सिर्फ म्यूचुअल फंड में भी डालना ठीक नहीं है, या सिर्फ बैंक डिपॉजिट में डालना ठीक नहीं है। आपका जो इन्वेस्टमेंट है ना, थोड़ा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, थोड़ा 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 सब जगह रखो। थोड़ा इक्विटी में ज्यादा रखो, यंग एज में म्यूचुअल फंड में ज्यादा रखो, एंड फिक्स डिपॉजिट में कम रखो। थोड़े बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इक्विटी कम करते जाओ, म्यूचुअल फंड कम करते जाओ, रियल एस्टेट लैंड वगैरह में तो रखो ही, एंड फिक्स डिपॉजिट वगैरह में बढ़ाते जाओ सो दैट आपको इनकम मिलती जाए। ठीक है, तो इट विल मेक योर थिंग, एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा कि ये क्या होता है वेरिएबल रिटर्न और हमने कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी एज ग्रुप में कौन सा करना चाहिए। एंड आप जो इन्फ्लेशन वाली जो चीज है, इन्फ्लेशन पता है क्या होता है? महंगाई। अब सपोज बैंक में अगर आप आज की डेट में 10,000 रुपीज डाल रहे हो, बैंक में नॉर्मली एफडी रेट 5 या 6% रहता है, आई थिंक नॉर्मली 6% समझ लो। तो 10,000 डालोगे तो अगले साल आपको मिलेगा 10,600 रुपीज, राइट। अब इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन यानी महंगाई, महंगाई ऐसे बढ़ गई है कि आज के डेट में आप जो 10,000 का खरीद सक रहे थे, 1 साल के बाद में वो आपको 10,000 सपोज 11,000 का मिल रहा है।
महंगाई अभी बढ़ते जा रही है ना काफी, अभी कोरोना के भी चक्कर में बहुत पेट्रोल के भाव भी बढ़ गए, तो महंगाई वैसे ही बढ़ जाती है, दीदी को सब्जियां महंगी हो जाती है, सारी चीजें महंगी हो जाती है। सो इन दैट केस इन्फ्लेशन को तुम कवर नहीं कर पा रहे हो, फिक्स डिपॉजिट में पैसे डाल के यू आर नॉट एबल टू कवर द इन्फ्लेशन। तुम 10,600 ही रुपए मिले, पिछले साल 10,000 में खरीद पा रहे थे, इस साल 11,000 की चीज हो गई है, तो तुमने भले ही बैंक में डाल के रखा लेकिन तुम्हारा पैसा कवर नहीं है। तो मेक श्योर तुम थोड़ा डाइवर्सिफाइड रखो, सो दैट सिर्फ एफडी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहो और सिर्फ वेरिएबल रिटर्न पे भी नहीं। तुम्हारा ब्रॉड अगर पोर्टफोलियो हो तो इट विल हेल्प यू इन वेरिएबल सेंस एंड इट विल हेल्प यू टू अचीव योर गोल्स। I hope I am clear about investment avenues. There are many avenues, बहुत सारी स्कीम्स है गवर्नमेंट की, लेडीज को बहुत सारे बेनिफिट्स भी है, कहीं कहीं पे अलग से बेनिफिट्स दिए हुए हैं। तो अगर हम अवेल करना चाहते हैं, आगे आपके बहुत सारे सेशंस होने वाले हैं, उनमें सब में डिस्कशन होने वाला है। दिस इज जस्ट अ ब्रॉड व्यू कि ये सारी चीजें इन्वेस्टमेंट के लिए हम कर सकते हैं, राइट। अब बहुत हो गया इन्वेस्टमेंट वगैरह, थोड़ा सा हम आ जाते हैं इंश्योरेंस पे, जो हमने कल के टॉपिक में भी डिस्कस किया था, कल के सेशन में इंश्योरेंस। लेकिन कल के सेशन में हमने सिर्फ देखा था कि इंश्योरेंस के पेपर्स कहाँ पे हैं, उसकी एक्सपायरी क्या है, एंड वो कौन सी कंपनी का रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, हमें पता होना चाहिए। आज हम सिर्फ हमारे नॉलेज के लिए पता करेंगे कि इंश्योरेंस होता क्या है। बहुत लोगों को पता भी होता है इंश्योरेंस क्या है, हमें सबको पता है इंश्योरेंस क्या है। इट इज जस्ट कि हमारी रिस्क हम किसी और को ट्रांसफर कर देते हैं। कौन सी रिस्क? फाइनेंशियल रिस्क वी ट्रांसफर टू द इंश्योरेंस कंपनी, कि मुझे कुछ भी नुकसान हुआ तो भाई आप बेयर कर लेना, राइट। वी ट्रांसफर आवर फाइनेंशियल रिस्क टू द कंपनी। अभी वो क्यों लेंगे हमारे रिस्क? इसलिए क्योंकि उनको कमाई मिलती है हमसे। उनको कमाई कैसे मिलती है? हाँ, वी पे प्रीमियम टू देम थ्रू द इंश्योरेंस पॉलिसीज। नेचुरल सी बात है, कोई भी कुछ सर्विस देगा तो प्रीमियम तो देना ही पड़ेगा। सो इंश्योरेंस का प्रीमियम है मैं देना बहुत बार बहुत आलस आता है कि क्यों हमें प्रीमियम देना पड़ रहा है, कितना खर्चा होता है इसमें, ऑलरेडी हमारे गोल्स अचीव नहीं हो पा रहे, सेविंग्स कम पड़ रही है, और इंश्योरेंस अभी तो मैं यंग हूँ, मुझे क्या बीमारी होने वाली है, क्या जरूरत है, तो 3-4 साल के बाद मैं इंश्योरेंस करवा लूंगा, राइट। हम ऐसे ही सोचते हैं। कोई भी सोचता है कि इंश्योरेंस की अभी क्या जरूरत है, लाइफ इंश्योरेंस की तो क्या जरूरत है, अभी से थोड़ी मरने वाला हूँ मैं, मेरी फैमिली को मेरे लाइफ इंश्योरेंस की क्या जरूरत है। बट at this time you are wrong. Insurance is compulsory. It is a compulsory expense. भले ही आप सेविंग ना करो, बट इंश्योरेंस बहुत कंपलसरी है। कौन सी तकलीफ कब आए तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा, कोई बता के नहीं आने वाली है तकलीफ। मैं निगेटिव बातें करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि आगे की निगेटिविटी को बचाने के लिए हम थोड़ा सा प्लानिंग कर लें। आगे हम हर समय टेंशन में रहने से बेटर है आज हम सिक्योर रहे। तो आज अगर हम स्पेंडिंग करते हैं, इवन तो हम सेविंग नहीं कर रहे, गोल्स अचीव नहीं हो रहे, दैट्स ओके, लेकिन इंश्योरेंस करना तो भी जरूरी है। बिकॉज सपोज कभी कोई खर्चा आ जाता है हमको, सपोज कुछ हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, या फिर व्हीकल का इंश्योरेंस, व्हीकल कहीं से खराब हो गई, फ्लड में पानी में डूब गई, या प्रॉपर्टी के लिए स्टॉर्म वगैरह आ गया और प्रॉपर्टी गाड़ी हो गई ना, आपको पैसे लगे नहीं ना, सो व्हाट कैन बी द मिसहैप? आपके पूरे सैलरी मिस हो सकती है, आपकी पूरी सेविंग हिल सकती है। गोल्स वगैरह तो जाने दो, आज की डेट में आपने जो पैसा जमा किया या आज की डेट में आपके पास जो है शायद वो भी खर्चा करना पड़ सकता है। तो इतना टेंशन लेने से बेटर है आप इंश्योरेंस ही करवा लो। थोड़ा सा स्पेंडिंग जो कंपलसरी घर का खर्चा हम समझते हैं ना, वैसा समझ के इंश्योरेंस का आपको स्पेंडिंग करना चाहिए। नाउ वी विल ब्रीफली डिस्कस क्या होता है, कौन से 2 टाइप के इंश्योरेंस है। एक है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस यानी हमारे घर में जो अर्निंग मेंबर है, जो मेंबर पैसे कमाते हैं, या आप भी हो सकते हो, आपके हस्बैंड, और आपके घर में जितने भी लोग हैं जो अर्न कर रहे हैं खुद के बिजनेस से भी, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, प्रोफेशन में है, या फिर सैलरी में है, if he or she is an earning member, they should have life insurance. They must have life insurance. Why? सिर्फ अर्निंग मेंबर की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि अर्निंग मेंबर अगर हमारे लाइफ से चले जाते हैं, या फिर उनको लाइफ टाइम कुछ डिसेबिलिटी हो जाती है, हैंडीकैप्ड हो जाए, तो उनकी अर्निंग बंद हो जाती है, घर में पैसा आना बंद हो जाता है, और हमारी लाइफस्टाइल या पीछे से जो भी लाइफस्टाइल है वो डिस्टर्ब हो सकती है।
लाइफस्टाइल यानी सिर्फ मैं ये लग्जरी की बात नहीं कर रही हूँ, बेसिक लाइफस्टाइल, रोटी कपड़ा मकान बच्चों की एजुकेशन, ये सारी चीजें डिस्टर्ब हो सकती है अगर अर्निंग मेंबर का पैसा नहीं आ रहा है घर पे। तो ठीक है, हम ट्राई करते हैं अल्टरनेटली हम खुद अर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं वगैरह, वो तो लेकिन 4-5 साल शायद लग जाए या 2 साल लग जाए या फिर ना भी लगे, बट सबकी अर्निंग के कारण इस लाइफस्टाइल से हम जी रहे हैं। तो यही लाइफस्टाइल अगर कंटिन्यू करना है तो वी शुड हैव लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब इसका सिंपल सा फंडा है कि कितने की लेनी चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फाइंड करने के काफी लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, उतना लंबे चौड़े कैलकुलेशन में हम नहीं जाएंगे। एक सिंपल सा फंडा बता देती हूँ, ओवरऑल है, इट इज नॉट अ थंब रूल कि ऐसे ही होना चाहिए, बट इजी लाइफ जाने के लिए सपोज इफ यू आर अर्निंग 10 lakhs rupees अ ईयर, एक साल में अगर आपकी 10 lakhs rupees की अर्निंग है तो उसका 5 to 6 times you should get when you means इंश्योरेंस का जो अमाउंट जब मिलता है तो उसका 6 times तो होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर 10 लाख आज कमा रहे हो तो 60 लाख रुपए अगर इंश्योरेंस का पैसा मिल रहा है तो 60 lakhs तो भी मिलना चाहिए आफ्टर योर पेमेंट ऑफ लोन्स। समझा, यानी लोन वगैरह लेके रखे तो लोन का भी पैसा कवर होना चाहिए इंश्योरेंस अमाउंट से या कवरेज से। अब सपोज लोन 20 lakhs का है, हाउ शुड वी कैलकुलेट देन द इंश्योरेंस कितना अवेल होने चाहिए। तो 10 lakhs की तो आपकी सैलरी है, 20 lakhs का लोन है, 20 lakhs लोन तो हमें पैसा मिलना ही चाहिए, या फिर 20 lakhs का हमने कैलकुलेशन ले लिया एंड 6 times ऑफ योर ईयरली सैलरी आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद में 6 times यानी 60 लाख हो गया। तो 20 लाख लोन को रिपेमेंट करने के लिए और 60 लाख आपका ईयरली सैलरी का 6 टाइम्स, यानी 80 लाख का अमाउंट इंश्योर्ड चाहिए मिनिमम। क्यों, हमें कोई कमाना है, इंश्योरेंस हमने कमाई के लिए नहीं लेके रखा है हमारे अर्निंग मेंबर्स के कि वाह वो चले जाएंगे और उसके बाद में कमाएंगे। नो, यू कैन नेवर कंपेंसेट अ पर्सन। एक पर्सन को कभी लाइफ से चले जाता है तो हम कंपेंसेट नहीं कर सकते, इट्स अ लाइफ टाइम क्या फिल इन द ब्लैंक वाली चीज रह जाती है। बट अगर हमारी लाइफ में दूसरे भी प्रॉब्लम्स आ जाएगी तो हमारी लाइफ कितनी मेस में हो जाएगी कि फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम है और इमोशनल ट्रॉमा भी है। सो वो जो हम 60 lakhs रुपीज एक्स्ट्रा जो मिल रहे हैं ना लोन रिपेमेंट करने के बाद, वी कैन पुट इट इन प्रॉपर सेविंग्स, यानी बैंक में एफडी में रख दोगे या ऐसी जगह रखोगे जिससे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जिससे आपका घर उसी लाइफस्टाइल से चल सकेगा या बेसिक आपके नीड्स आप अच्छे से फुलफिल करोगे विदाउट आस्किंग योर रिलेटिव्स फॉर इट। रिलेटिव्स हेल्प करेंगे 1-2 साल सपोज कर भी लेंगे, कितना कर पाएंगे। तो हम सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए दिस इज द नेसेसरी थिंग टू थिंक फॉर। So don't ignore such thing. Life insurance is a must. Next is general insurance. What is general insurance? इसमें हमारा मेडिकल इंश्योरेंस आता है, मेडिकल यानी हेल्थ इंश्योरेंस, कोई भी बीमार होता है वगैरह। हेल्थ इंश्योरेंस इज मस्ट फॉर एवरी मेंबर ऑफ आवर फैमिली। ऐसा नहीं है कि जो कमा रहा है उसकी जरूरत है, या छोटे बच्चों की क्या जरूरत है, वो थोड़ी बीमार पड़ेंगे, या मैं तो यंग हूँ अभी 25 ईयर्स का हूँ मुझे क्या जरूरत है। नहीं, मेडिकल या हेल्थ इमरजेंसीज कभी भी कोई भी एज ग्रुप में आ सकती हैं। यू नीड टू बी यू कुड बी हॉस्पिटलाइज फॉर एनी रीजन। 2 दिन के लिए भी हॉस्पिटल में जाना है तो 30-40 हजार का खर्चा तो ऐसे ही हो जाता है। इंश्योरेंस नहीं है तो आपकी सेविंग में से निकालना पड़ेगा आपको, राइट। तो उससे तो बेटर है आप कंपलसरी खर्चा समझ के मेडिकल इंश्योरेंस हर एक मेंबर का कंपलसरी रखो एंड प्रेफरेबली हैव अ फ्लोटर पॉलिसी। फ्लोटर पॉलिसी मीन्स हर मेंबर को एक ही पॉलिसी में कवर कर लो, सो दैट इस साल सपोज मुझे एडमिट करना पड़ा या हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, अगले साल मेरे बच्चे को करना पड़े तो वो एक ही पॉलिसी में कवर्ड हो रहा है, तो उसमें प्रीमियम अमाउंट हमको कम पे करना पड़ता है, थोड़ा सा पैसा बच जाता है। सबका अलग अलग करोगे तो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा, सबका साथ में करोगे तो प्रीमियम बच जाता है, तो उसे फ्लोटर पॉलिसी बोलते हैं। देन व्हीकल इंश्योरेंस, ये तो खैर सभी करा ही लेते हैं क्योंकि आरटीओ वगैरह में चेक करते रहते हैं, तो वी नॉर्मली डू इट। मेक श्योर दैट हर साल आप रिन्यू करते रहो, थोड़े भी एक भी साल नहीं कराया फिर वो चेक करेगा आरटीओ तो प्रॉब्लम। आरटीओ को तो छोड़ दो, व्हीकल सपोज व्हीकल का एक्सीडेंट हो गया तो वो सारा नुकसान हमारा होगा, और इंश्योरेंस रहा तो वी कैन अवेल द इंश्योरेंस बेनिफिट्स आउट ऑफ इट, राइट। अब प्रॉपर्टी जो जनरल इंश्योरेंस है उसमें प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट, चोरी से भी कोई चीज हमारी लॉस हो जाती है, या फ्लड,
या अर्थक्वेक आता है और हमने इतने मेहनत से सारा घर बनाया 40-50 लाख रुपए लगा के, और सारा चला गया, कुछ भी मिसहैप हो गया, अनहोनी हो गई है, तो एटलीस्ट इट विल बी कवर्ड इन योर इंश्योरेंस एंड यू कैन बी एबल टू गेट सम मनी आउट ऑफ इट। तो पूरा के पूरा मेस में नहीं रहोगे आप, थोड़ा आपको पैसा मिल जाएगा। There are various ways in which we can pay the insurance money, but make sure you should have all the steps of insurance. So our last thing, will. कैसा लगता है ना विल? मैं तो अभी 25 साल की हूँ, या मैं अभी 35 साल की हूँ, या 40 साल की हूँ। विल की जरूरत किसको होती है? जो 70 साल के हो गए, यानी वसीयत। एक तो विल जिस उसको जरूरत होती है जो 70 साल के हैं, दूसरा उसको जरूरत होती है जिसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है। मेरे पास क्या प्रॉपर्टी है? एक घर है, 2 गाड़ी है, एक बेटा है, उसी के पास सारा जाने वाला है, तो आई शुड नॉट मेक विल। जरूरत नहीं है मुझे, बराबर है। बहुत बार ऐसा होता है कि जरूरत नहीं भी होती है, क्योंकि एक ही बेटा है, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी अगर आप चाहते हो तो उन्हीं के पास चली जाती है। तो बाय डिफॉल्ट ऐसे लॉ में तो है कि बाय डिफॉल्ट आपके जो बच्चे हैं उनके पास में प्रॉपर्टी चली जाएगी, लेकिन कभी हम चाहते हैं कि हमारे प्रॉपर्टी का कुछ पोर्शन किसी और को मिले, कुछ पोर्शन बेटियों को भी मिले, कुछ पोर्शन भाई या बहनों को मिल जाए। इवन इफ यू आर अ यंग पर्सन, मिसहैप तो कभी भी हो सकते हैं। इट इज नॉट कि भाई मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, मेरे मरने के बारे में क्यों सोच रहा है। यू शुड नॉट होप, वी शुड ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट कि अच्छा ही होगा, सारा कुछ अच्छा होगा, लेकिन प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तैयारी हमेशा बुरों की रखियो, और हमेशा अच्छा सोचो, पॉजिटिवली हमेशा सोचो। बट तैयारी करने में क्या जा रहा है? घर में हम लॉक करते हैं ना, रात के समय पूरा लॉक करके सोते हैं, ये सोच के नहीं सोते हैं कि घर में चोर आने वाला है तो आने का बच जाएगा वो, अगर मैं लॉक करूंगा तो। हम सिर्फ ये सोच के सोते हैं कि चलो लॉक हमने कर दिया, अब हम शांति से घर पे रह सकते हैं, अब बाहर का जो हो रहा है वो अलग दुनिया। वैसे ही ये जो इंश्योरेंस होते हैं, ये विल होते हैं, एक बार हम बना दो एंड सेफ होके हम हमारी लाइफ जी सकते हैं। सो वी विल शुड बी मेड, कोई भी एज ग्रुप वाले बना सकते हैं। इसलिए बनाना चाहिए कि जो फैमिली रिलेशंस होते हैं, ये सब टॉप प्रायोरिटी में होते हैं। बट बहुत बार ये रिलेशंस खराब हो जाते हैं ये पैसों के कारण से। बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि हमने अच्छे से क्लियर नहीं करके गए, या हमारे फोर फादर्स क्लियर नहीं करके गए कि ये घर किसको मिलने वाला है, या ज्वेलरी किसको मिलने वाली है, या कुछ एंटिक चीजें हैं घर में, ये किसको मिलने वाली है। तो आगे जाके झगड़े हो गए। जो भाई आराम से बहुत प्यार से अभी तक रह रहे थे, उनको पैसों को लेकर लड़ाई हो रही है। तो उनमें क्यों कंफ्यूजन क्रिएट करना? आपके दिमाग में था ना कि आप ये चीज इसको देना चाहते हो, वो चीज इसको देना चाहते हो, तो लिख के रख लो, क्या जा रहा है ना इसमें। तो विल इज जस्ट अ सेफ्टी फॉर योर किड्स, आपकी किड्स के आगे के रिलेशनशिप के लिए समझ लो सेफ थिंग है। ओके, अब विल कैसे बनाना चाहिए? बहुत इजी टेक्निक है। आप एक पेपर में लिख दो आपको कौन कौन से आपकी प्रॉपर्टी है। अगर आपके हस्बैंड के तो उन्होंने बनाना चाहिए, आपकी प्रॉपर्टी है तो आपने विल बनाने लेनी चाहिए, एंड देन साइन इट, डेट इट। बहुत डिफिकल्ट तो नहीं हुआ ना? एक पेपर में लिखना है कि हम ये इनको देना चाहते हैं, किसी के सामने खड़े रह के लिखवा लो, कोई फ्रेंड के सामने, रिलेटिव के सामने, और कोई सेफ जगह पे रख दो, तो जब भी आप नहीं हो तो शायद उसके हिसाब से ये लोग वर्क कर पाए। ठीक है। दूसरा इजी तरीका है, हम ईमेल में किसी को भेज दो। आजकल ऑनलाइन बड़ी चीजें होने लग गई ना, तो आप विल लिख लो एंड ईमेल कर दो कोई भी ट्रस्टवर्दी पर्सन को कि मैं, मेरे जाने के बाद में मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रॉपर्टीज इनको ऐसे ऐसे जाए, थोड़ी सी क्लियर वर्ड्स। ओके, बट ये दोनों थोड़े से रैंडम है अगर हमारी प्रॉपर्टीज के सेटअप थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। सो सब बेस्ट पार्ट है विल का, गो टू अ लॉयर, एक लॉयर के पास जाओ, आपके वकील के पास जाओ, उनको सारे अरेंजमेंट बताओ, उनको आपका मोटो बताओ कि आप कौन सा किसको देना चाहते हो, या आपके बाद में क्या होना चाहिए आपकी प्रॉपर्टीज का। इवन दो यू वांट टू गिव एवरीथिंग फॉर चैरिटी, या किसी और को देना चाहते हो, आप प्रॉपर लिख के ले लो। द लॉयर विल गेट इट नोटराइज, नोटराइज करेगा वो या रजिस्टर कर लेगा। दैट विल बी मोस्ट सेफ विल। सेफ यानी उसको कोई तुम्हारे बाद में चैलेंज नहीं कर सकता है कि ऐसे कैसे लिख दिया, ये क्या कर दिया, मैं कोर्ट में केस कर दूंगा, या मुझे कैसे नहीं दिया, मेरी बहन को क्यों दे दिया, ऐसे सब चीजें नहीं चलेगी। आप जो चाहते हो, आपकी प्रॉपर्टी है, आपके बाद में वो उन्हीं को मिलेगी। टिल द टाइम यू आर देयर, आप जब तक यहाँ पर हो उस प्रॉपर्टी को कोई कुछ नहीं कर सकता, बट आपके जाने के बाद जो आप चाहते हो वही होगा उस प्रॉपर्टी का। ओके, एंड विल कैन बी चेंज्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कितने भी बार आप आपकी वसीयत चेंज कर सकते हो। सिर्फ आपको उसमें अपडेटेड डेट लिखनी पड़ेगी एंड साइन करना पड़ेगा।
जो लेटेस्ट विल है वो अप्लीकेबल रहेगी, जो लेटेस्ट वसीयत है ना सबसे नई वाली वो अप्लीकेबल रहेगी, पुरानी वाली अनअप्लीकेबल हो जाएगी। So these are just safety terms. I think हमने आज टाइम क्रॉस कर दिया है, but I wanted you to be aware of all these things. These are basic things कि हमको उसकी जानकारी होनी चाहिए थी। I want you all, last thing मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा टेक सेवी बनो, थोड़े से गैजेट्स यूज करना चालू करो। गैजेट्स हम यूज करते हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप वगैरह सब करते हैं, बट इसके थ्रू हम ऑनलाइन बैंकिंग के ट्रांजेक्शन सीखो, अपने बच्चों के पास बैठो या फिर अपने हस्बैंड के पास, जो भी अपने घर के मेंबर हैं, बेटियों के पास में बैठो, उनके पास से सीखो कि कैसे यूज करते हैं, हाउ शुड वी डील विद दिस थिंग्स। अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो एक बार खुद पेमेंट करके देख लो, जो करते हैं उनका बहुत अच्छा है, जो नहीं करते हैं वो करेंगे तो दे विल फील मच हैप्पी। छोटे ट्रांजेक्शन करो, एक साथ बड़े ट्रांजेक्शन मत करो। लास्ट थिंग, डोंट forget, don't share your OTP, your CVV number, डेबिट कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर विद एनीवन। ये सब चीजों से ही रिस्क होती है और इसके कारण हम डरते हैं कि हमें नहीं यूज करना ये सारी चीजें, बिकॉज वो फिर ऑनलाइन फ्रॉड कितने हो रहे हैं आजकल, रोज पेपर में देखने में आ रहे कितने पैसे चले जाते हैं। ये सब ऐसे बेवकूफियों के कारण होते हैं। कुछ कुछ चीजें तो ऐसी होती है कि वो बताते हैं 5,000 रुपए ट्रांसफर कर दो, हम आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए दे देंगे, 5,000 रुपए आप रजिस्ट्रेशन के लिए दे दो। ऐसी कोई चीज नहीं होती है कि कोई 5,000 के बदले आपको 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए देंगे। हम बेवकूफ बन सकते हैं, डोंट डू सच थिंग। वो हमारे अकाउंट को हैक करते हैं और फिर हमारे अकाउंट से सारे पैसे चले जाते हैं। तो ऐसी कोई स्कीम्स में नहीं जाना, कोई बेवकूफी में मत जाओ। जहां पे भी डाउट हो बैंक का नंबर लो और बैंक को कॉल करके डिसाइड करो कि आपको एक्चुअली ये सब फोन आए हैं कि नहीं आए। ओटीपी किसी से शेयर मत करो, आपके घर वालों के अलावा, जब उनको जरूरत हो, या आपके अलावा। फाइन, दिस इज व्हाट ऑल आई वांटेड टू टेल यू। I hope I am clear. I hope I am helpful to you. आपको कुछ डाउट है तो आई डोंट नो टाइम परमिट करेगा कि नहीं, रानी जी? हाँ जी वनिया जी, हाँ, क्या कर सकते हैं? कुछ क्वेश्चंस हम लोग लाइव लेते हैं और बाकी क्वेश्चंस ग्रुप में भी आप लोग पोस्ट कर सकते हो। एंड विनया जी इज देयर इन द ग्रुप। आप लोग के आंसर्स बिल्कुल कल तक मिल जाएंगे, है ना? जैसे भी समय मिलता है विनया जी को, शी विल आंसर योर क्वेश्चंस। तो आप लोग अभी भी पूछ सकते हैं, अपने फीडबैक दे सकते हैं और अपने सजेशंस दे सकते हैं। यस, एडवोकेट प्रियंका जी, अमिता जी, अमृता जी, अनन्या जी, एंजल जी, अनीता जी, आराधना जी, अर्चना जी, यस। लेडीज, एक थैंक यू तो बनता है विनया जी के लिए। आई होप देयर विल बी मेनी थैंक यूज। जितने पार्टिसिपेंट्स है उतने थैंक यू तो मिल ही जाएंगे विनया जी को आज। और हम लोग हमारे मेडिटेशन में तो सबसे बड़ा सीखते ही रहते हैं कि एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रखना बहुत जरूरी है। जब भी हम कुछ ले रहे हैं, हमें जब भी कुछ मिल रहा है, वी हैव टू जस्ट say two simple words. share such things with you. मुझे बहुत खुशी हो रही है। Definitely, it's always a give and take. Yes. It's not always give, it's not always taking. Thank you so much all Manasviyo, all ladies here. आप लोग के थैंक यू से हम एक दूसरे का जो हम लोग एक दूसरे को एनकरेज करते हैं, एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं, एक दूसरे की हिम्मत बनते हैं, एक दूसरे को और ज्यादा मजबूत बनाते हैं। We assure each other, right? हम assertive बनते एक दूसरे के लिए। We are accepting each other. That means thank you का मतलब ही है कि we are accepting. Thank you so very much. Thank you, रानी। आप लोग सभी लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आए हैं, मैं सारे क्वेश्चंस मैंने नोट कर लिए हैं और मैं ग्रुप में डालूंगी। मैं ग्रुप में जरूर डालूंगी जो भी क्वेश्चंस है। डोंट वरी, यू विल गेट आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस डेफिनेटली। और कितने लोग हैं जो और आगे के सेशंस
n number of sessions कर सकते हैं in the golden purse. Please let me know for n number of sessions. And yes, thank you so very much. Yes, Manasvi and golden purse is same, but golden purse में only selected few are here जिन्होंने फॉर्म भरा है. फॉर्म भरवाने का मेरे दो पर्पस है फॉर्म फिल करवाने के लिए. That was one, that some sincere people should come to the golden purse. सबसे पहली चीज. दूसरा, मुझे कुछ फीडबैक, कुछ सजेशन चाहिए थे. मुझे जानना था कि आप किस बैकग्राउंड, किस फाइनेंशियल लिटरेसी आपका कोशेंट कितना है, आप क्या क्या करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं. और यस यस, आई नो मोस्ट ऑफ यू हैव सबमिटेड. तो काफी सारा मुझे बहुत अच्छा इसमें पोल, इसमें डेटा मिला है जो मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगी. तो ये दो तरह के उसके एम थे, बिकॉज यू नो एवरीवन, ईच वन ऑफ अस समय निकाल कर एक दूसरे के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, और इस सोच के साथ हम लोग इस गोल्डन पर्स में जुड़े हैं, राइट? तो और ये इसमें जैसे विनया जी फॉर एग्जांपल, नाउ शी हैज टेकन आउट सो मच टाइम फॉर द प्रेजेंटेशन, फॉर द एक्चुअल सेशन. तो आप लोग भी यहाँ पे समय निकाल कर ये सेशन अटेंड कर रहे हैं. So with respect to each other's time, we are here together in the golden purse, right? So there has to be lots of give and take. बहुत सारी हमें बातचीत करनी है, बहुत सारा डिस्कशन करना है about the missed session. The biggest topic of the town is missed session. मैं देखती हूँ कि we are missing, कभी ना कभी हम कुछ ना कुछ मिस कर रहे होते हैं. तो वैसे ही आप लोग को लगता है कि गोल्डन पर्स के सेशंस आप लोग के मिस हो रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? we have come up with a solution for that. मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं ये मेरा ये खुद का ऑब्जर्वेशन है कि यस कि मैंने जब भी हमारा कुछ सेशन मिस होता है, बहुत मतलब जस्ट 1% ऑफ द क्राउड विल गो बैक एंड अटेंड द रिकॉर्डिंग. तो जो समय है वो अभी है, जो भी है यही वो पल है. आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू. तो यू हैव टू अटेंड द सेशन, टेक आउट द टाइम, मैनेज योर टाइम. और सेकेंड इज दैट यू जो जब भी होगा ये फिर से प्ले होगा, ये जो रिकॉर्डिंग है ये फिर से प्ले होगी. ओके, तो आप लोग इस रिकॉर्डिंग का जो नोटिफिकेशन रहेगा ये आपको ग्रुप में ही मिल जाएगा. मनस्वी ग्रुप में भी मिल जाएगा, द गोल्डन पर्स ग्रुप में भी मिल जाएगा, क्योंकि काफी सारे लोग जो गोल्डन पर्स में हैं वो मनस्वी में नहीं है. तो आप लोग वो भी कर सकते हैं. और ये जो सारे टॉपिक्स हैं वो सारे डिटेल में होने वाले हैं आगे आने वाले दिनों में. एवरीथिंग, द 4 थिंग्स दैट यू डू विथ योर मनी, जैसे आज विनया जी ने भी बताया, 4 थिंग्स दैट यू डू विद द मनी इज own the money, right? Give the money, live with the money, and also what is that, Vinaya ji? The 4th thing, yes, grow with the money, the most important. तो ये जो चीज है, thanks for that. तो ये हम लोग सब सीखने वाले हैं बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल धीरे धीरे हम लोग ये सारी चीजें सीखने वाले हैं. यहाँ कुछ हैंड रेजेस हैं, मैं 3 हैंड रेज, ओनली 3 हैंड रेजेस मैं यहाँ पे अटेंड करूंगी. ये शीतल जी, आई हैव अनम्यूटेड यू. Yes, शीतल जी, I have unmuted you. Can you please ask what you want to? हाँ जी, शीतल जी. Okay, next is, yes, Shweta ji. I've unmuted all of you. Yes, Renit ji. मैम, मैं रेनित की मम्मी हूँ. नमस्ते, जय श्री कृष्ण. मेरा एक ये बोलना था कि जैसे आपने बोला है आज का, मैं हाउस वाइफ हूँ, और जो ऑनलाइन बुकिंग वगैरह होती है, तो क्या आप उसके बारे में हमें जानकारी दे सकते हैं क्या?
हाँ क्योंकि सही बिल्कुल है, होने वाला है। सिलेंडर वगैरह भी बुक करना है तो हम बच्चों पे डिपेंड रहते हैं, उनको बोलते हैं कि बेटा लगा देना, लेकिन हम खुद नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो निश्चिंत रहिए आप, हाँ, ये सब सेशंस होने वाले हैं। दैट इज ग्रेट, आई लव द एंथुसियाज्म। बिल्कुल हम लोग सब कुछ सीखने वाले हैं। क्योंकि आज की डिमांड, आज की जनरेशन में मैं सोचती हूँ कि हाँ ठीक है, हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, लेकिन फिर भी हमको आज की जनरेशन में तो आना चाहिए सब कुछ। Yes, yes, yes. I understood your point. Yes, Shweta ji. Hello, ma'am. Which option is better, FD or RD? Can you elaborate? रानी जी कहना है Yes, yes, yes. Vinaya ji. एफडी और आरडी एक ही चीज है। आरडी में क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट है, मीन्स आप एक साथ में इन्वेस्ट नहीं कर पाते हो, आप चाहते हो कि आपके पास मंथली जो सेविंग है यू वांट टू इन्वेस्ट इट। तो जैसे अभी मंथली अगर आप 5,000 रुपीज बचाते हो तो हर महीने में जाके बैंक में डिपॉजिट करोगे, रिकरिंग डिपॉजिट। और एफडी क्या होता है, सपोज एक साथ में 50,000 रुपए आ गए हमको किसी के, तो हमने वो डिपॉजिट में डाल दिया और वो काम पे लग जाते हैं। आरडी में थोड़ा पैसा एक महीने में लगेगा, थोड़ा अगले महीने में लगेगा, थोड़ा अगले महीने में। बोथ आर सेम थिंग। इंटरेस्ट रेट जैसे आरडी में सपोज बैंक बीच में इंटरेस्ट रेट चेंज कर देता है तो आरडी का इंटरेस्ट रेट चेंज हो सकता है। एफडी का कैसे होता है, आज तुमने एफडी बनाई है तो आज की डेट का इंटरेस्ट रेट अप्लीकेबल रहेगा साल भर के। तो आरडी और एफडी में सिर्फ थोड़ा ऐसा होता है कि इंटरेस्ट रेट चेंज हो सकता है अगर बीच में बैंक की पॉलिसी चेंज हो। जब तक कि चेंज नहीं हुई तब तक के सेम इंटरेस्ट रेट अप्लीकेबल। सो बोथ आर ऑलमोस्ट सेम। तो आप कम कम इन्वेस्ट करना चाहते हो थोड़ा थोड़ा हर महीने में, तो यू कैन डू थ्रू आरडी। ओके। Oh, great. Just one question I'll be taking. Meena ji, I've unmuted you. मैम आपने जो बोला कि प्रॉपर्टी इंश्योरेंस निकालना करके, मुझे ये मालूम करना है कि प्रॉपर्टी इंश्योरेंस आप निकालते हैं तो एक ही बार में निकालना चाहिए या हर साल उसको रिन्यू करना पड़ता है, और उसका रीजन क्या है, और किस किस चीज में वो काम आ सकता है, किस तरह से काम आ जा सकता है? देखो पहली बात मैं बता दूं, इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस ना दो टाइप के होते हैं। बहुत बार अगर लोन वगैरह हम लेते हैं प्रॉपर्टी का तो वो लोग एक ही साथ में पूरा जब तक के लोन चलेगा तब तक का आपका इंश्योरेंस करवा लेंगे। प्रॉपर्टी यानी सपोज जैसे घर ले रहे हैं तो घर का इंश्योरेंस वन टाइम इंश्योरेंस भी हो सकता है या ईयरली बेसिस पे भी आपको पेमेंट करना पड़ सकता है। मीन्स डिपेंड आप कौन सी पॉलिसी चूज कर रहे हो। वन टाइम करते हो तो बड़ा अमाउंट एक साथ में पे करना पड़ेगा कि 15 साल के लिए एक साथ में करवा दिया आपने, या फिर ईयरली भी, जैसे हम हेल्थ इंश्योरेंस ईयरली करवाते हैं ना, वैसे ईयरली भी पेमेंट कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टी इंश्योरेंस की जरूरत क्या है? सी, अब घर लिया मैंने, प्रॉपर्टी है ना, कुछ भी हो सकता है, घर हो सकता है, बिजनेस वाली जगह, दुकान, कुछ भी जो अपनी प्रॉपर्टी है वो हमने ले लिया, हमने घर बनवा भी लिया। अब फायर हो गई अचानक से। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक बार मैं वॉक के लिए जा रही थी, एक रिलेटिव का मैंने घर देखा, जस्ट हम लोग जा रहे हैं और वो घर में से बड़ी बड़ी फायर के ये बाहर निकल रहे,